दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। दोस्तों, सच के दो रूप हैं, एक जो हम मानते हैं और एक जो हम जानते हैं। हम मानते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, पर जिन पर गुजरती है वो जानते हैं कि ये उनका सच है। वो सच जो दुनिया के लिए शायद झूठ हो, क्योंकि हम सब किसी न किसी झूठ के सहारे ही जिंदा हैं। वो जो आज सच है कल झूठ होने वाला है। जैसे कि पत्थर फेंके जाने पर पानी में बनने वाली तरंगे, एक पल का सच। जब तक पत्थर फेंको सच, और फिर वही सच नदी का एक हिस्सा बनकर कहीं खो जाता है। फैसला मुश्किल है कि क्या सच है और क्या झूठ। जानने और मानने के बीच हैं मेरी कहानियां, जो मैं आप तक लाता हूं। दोस्तों, ये कहानियां मेरा सच है। आप सबका इन्हें सुनना और प्यार देना, ये मेरा सच है। आपके प्यार और साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पीछे दिखता छिपता, देखा पर अनदेखा है। देखे सब कोहरे के पार, पर किसने कोहरा देखा है। सबके चेहरे पड़ते हैं, पर खुद पर पर्दा फेंका है। देखेगा बस वो ही खुद को जिसने कोहरा देखा है। सन्नाटे में पीछे आती भागते कदमों की आवाज से मेरा दिल दहल गया था। पुलिस वालों के कदमों की आवाजें तेजी से करीब आती जा रही थी, पर भागने वाला और भगाने वाला दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। कहने को तो दोपहर का समय था, पर मौसम सुहाना था। धूप का नामो निशान नहीं था। काले बादलों ने जैसे पूरा आकाश ढक लिया था। सूरज की किरणें तो क्या, रोशनी का एक कतरा भी नसीब नहीं हो रहा था। कुफरी से उतरने के बाद अचानक मैं एक सुनसान जंगल जैसे रास्ते की ओर निकला, पर शायद मैंने कोई गलत मोड़ ले लिया था। पहले अचानक कांपते कदमों से चलता कोई बहुत बूढ़ा आदमी मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। अभी मैं उससे बच के संभला ही था कि किनारे पर खड़ी पुलिस की जीप से मैं टकरा गया। कोने में लघु शंका के लिए उतरे दो पुलिस वाले भी चौंक गए। जल्दबाजी में मुझे दिखा ही नहीं कि वहां दूसरी गाड़ी के निकलने की जगह नहीं थी, और बदकिस्मती से मेरी गाड़ी जोर से उनकी गाड़ी से टकरा गई। एक छोटा सा रास्ता ऊपर पहाड़ पर कहीं जा रहा था। बस उसी रास्ते के सहारे मैं गाड़ी छोड़ वहीं ऊपर की ओर भाग चला। ठंड बढ़ती जा रही थी और मैं उस अनजान रास्ते पर बढ़ता जा रहा था, कुछ भटकता हुआ सा। पर एक ही चीज थी जो एक तरफ मुझे भटका रही थी और दूसरी ओर बचा रही थी, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पीछा करते पुलिस वाले भी शायद भटक गए थे। और इस फासले को पैदा करने वाला था चारों ओर फैला कोहरा। कोहरा जो वहां की हर चीज को अपने आगोश में ले चुका था। तभी भागते भागते किसी अंधे की तरह मैं लकड़ी की एक दीवार से टकरा गया और मेरे होश खोने लगे थे। धीरे धीरे मुझे अपने आगोश में कोई जकड़ रहा था। उसकी पकड़ मुझ पर तेज होती जा रही थी। ना तो ये इंसान था और ना ही कोई जानवर। ये था तो बस वही कोहरा। समय का मुझे ठीक ठीक अंदाजा नहीं क्या रहा होगा, पर जब तक मैं बेहोशी के आलम से बाहर आया तब तक ठंड से मेरा पूरा शरीर जम चुका था। कपकपी चढ़ रही थी। स्वेटर और बाकी सारे कपड़े लगातार गिर रही ओस से हल्के गीले और ठंडे पड़ चुके थे। हवा रह रह कर जोर पकड़ती थी और ठंड के मारे उंगलियों के सिरे एकदम जम चुके थे। बदन अकड़ गया था और ठंड हड्डियों को चीरती सी महसूस हो रही थी। अब
रात हो गई थी। अंधेरे की वजह से कोहरे की शक्ल बदल चुकी थी, इसीलिए आसपास ठीक से कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर सुन्न उंगलियों के छूने से हल्का महसूस हुआ कि मैं एक लकड़ी की दीवार और कुछ पौधों के बीच जमीन पर गिरा पड़ा था। मैं ठिठुरते हुए धीरे धीरे उठा तो इसी दीवार के कोने पर बनी एक खिड़की से हल्की सी रोशनी की कुछ किरणें फूट रही थी। दीवार और पौधों के बीच की संकरी सी जगह में लगभग खुद को घसीटता हुआ सा मैं खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की बंद थी। अंदर एक सफेद पारदर्शी सा पर्दा टंगा था। पीली सी हल्की रोशनी में लगभग रुका हुआ सा कमरे के अंदर और मेरे बीच दीवार सा झूल रहा था। घबराया हुआ ठंड में ठिठुरता हुआ एक पल को मैं नीचे बैठ गया और अभी सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, तभी किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज ने मेरा ध्यान खींच लिया। कोई गहरी सांसें ले रहा था, पर उस नामुराद कोहरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। आखिर ये कौन था? कोई इंसान, जानवर, या किसी मोटी सी चादर की तरह एक मोटी परत में सब कुछ छुपाता वही कोहरा। ऐसा लग रहा था कि उस खिड़की को छोड़कर कहीं और जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। कम से कम रात बिताने के लिए तो मुझे किसी तरह अंदर जाने की एक कोशिश तो करनी ही थी। मैं एक बार फिर हिम्मत करके उठा और हाथों को तेजी से मलता हुआ उस कॉटेज के दरवाजे तक पहुंचा। 2 छोटी लकड़ी की सीढ़ियों से चढ़ने के बाद दिखता दरवाजा ऐसे बंद था जैसे कि बरसों से उसे किसी ने ना खोला हो। मिट्टी और सूखे पत्तों के ढेर ने दरवाजे के पास की जमीन को अलग से ही शक्ल दे दी थी। उस दरवाजे के बाहर एक पुरानी पीतल की घंटी लटक रही थी। पहले तो मैंने डरते डरते हल्के से दरवाजा खटखटाया। 2-3 मिनट तक कोई जवाब न मिलने पर मैंने पूरी हिम्मत करके घंटी बजाई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। एक मन हो रहा था कि यहां से भाग जाऊं, जैसे कि बचपन में शरारत करते हुए किसी की घंटी बजाकर भाग जाया करते थे। पर उस हालत में, उस कोहरे और अनजान रास्ते के बीच मैं जाता तो कहां? जाने मेरी गाड़ी का क्या हुआ होगा? क्या पुलिस अभी भी मुझे ढूंढ रही होगी? क्या मैं घर वापस पहुंच पाऊंगा? घर में सब कैसे होंगे? उन तक कैसे ये मैसेज पहुंचाऊं कि मैं यहां फंस गया हूं? ये बात उन दिनों की है जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। मेरा दिमाग सवालों के घेरे में घूम रहा था और शरीर ठंड के मारे कांप रहा था। कपड़े मिट्टी और ओस से खराब हो चुके थे। लगभग 10 मिनट तक मैं ऐसे ही वहां खड़ा रहा, पर कोई जवाब नहीं आया। पर अंदर से रोशनी आती तो मैंने देखी थी। मैं मुड़कर सीढ़ी से उतरा और वापस उसी खिड़की की ओर चल दिया। पर यह क्या? पहले एकदम मजबूती से बंद खिड़की अब पूरी खुली हुई थी। मैं भागकर खिड़की के पास पहुंचा। सफेद पर्दा अभी भी वैसे ही खुली खिड़की पर लटक रहा था। हिम्मत कर मैंने पर्दा हटाया तो देखा कि कमरे में भी काफी गहरा कोहरा था। कोहरे में से कहीं हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी और भीनी भीनी गुलाब के इत्र की सुगंध आ रही थी। ठंड बढ़ जाने से कोई और चारा ना होते हुए मैं खिड़की से अंदर कूद गया। मेरे अंदर कूदते ही खिड़की एक झटके से अपने आप बंद हो गई। अंदर उतनी ठंड नहीं थी, बल्कि ऐसा मालूम हो रहा था कि किसी कोने में आग जल रही है, क्योंकि किसी तरह अंदर का तापमान थोड़ा गर्म था, तो शायद आग ही वजह रही होगी। अभी मैं आसपास देखकर समझने की कोशिश कर ही रहा था कि मेरे कंधे पर किसी ने धीरे से हाथ रखा और कहा, जूते उतार लीजिए और इस ओर आइए। एक लड़की की आवाज थी। पूरी तरह उसका चेहरा मैं देख नहीं पाया, पर उसके बदन से
गुलाब के इत्र की तेज खुशबू आ रही थी। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन लटक रहा था। फर्श ठीक से नहीं दिख रहा था, पर पैरों को मिलते आराम से लगा कि मैं एक मखमली कालीन पर चल रहा हूं। लग रहा था जैसे धीरे धीरे मेरी सारी थकान मिट चुकी है। उसके पीछे चलते हुए मुझे दिखा कि उस लड़की ने सिर्फ एक पारदर्शी सा गाउन पहना था। आसपास पसरा सन्नाटा और गुलाब की खुशबू उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। बिना कोई बात किए वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले आए। उसमें बहुत तरह के पौधों और फूलों की क्यारियां लगी थीं। बीच में चलने के लिए बस एक छोटा सा रास्ता था। कमरे में एक कोने में जाकर उसने मुझे रुकने को कहा और खुद कमरे में से नीचे की ओर जा रही एक सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतर गई। उसमें खोया हुआ सा मैं भी सांस लेने के लिए पल भर को फर्श पर बैठ गया और आसपास लगे फूलों और पौधों को ध्यान से देखने लगा। पर जो मुझे दिखा उसने मुझे अंदर से बाहर तक झकझोर कर रख दिया। वो सारे के सारे पौधे इंसानी खोपड़ियों के गमलों में बोए गए थे और कई कतारों में एक के बाद एक लगाए गए थे। एक के बाद एक अंधेरे में चमकती सी कई खोपड़ियां। ठीक से गिन नहीं पा रहा था, पर शायद 100 से ज्यादा खोपड़ियां थीं उस कमरे में। एक खूबसूरत लड़की के ख्याल से निकलकर सामने आया भी तो क्या, दसियों मनहूस इंसानी खोपड़ियां। मैं काफी डर गया था। अब तक जो थोड़ा सा आराम मिला था वो सारा दहशत में बदल चुका था। डर से ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और दिल तेजी से धड़क रहा था। इससे पहले कोई आए मैंने सोचा कि वापस भाग चलूं, पर उस घने अंधेरे में भागना असंभव सा था। पर फिर भी किसी तरह मैंने उस कोहरे के बीच में से अंदाजा लगाते हुए तेजी से उस खिड़की की ओर चलना शुरू कर दिया था। उस कमरे से निकलकर मैंने पूरी कोशिश की, पर वो खिड़की मुझे दिख नहीं रही थी। मैं डरा हुआ पागलों की तरह यहां वहां खोज रहा था। उसी समय किसी लड़की के तेज तेज खिलखिलाने की आवाज आई। मैंने नजर उठाई तो ये वही लड़की थी। घुटनों तक लंबे काले बाल, तीखे नैन नक्श, एकदम गोरी त्वचा। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। घने कोहरे में पूरी तरह नहीं दिख रहा था, पर मैंने जमीन पर उसका इकलौता सफेद गाउन गिरता देखा, जो कोहरे में ही कहीं घुल रहा था। अब वो सिर्फ कोहरे की चादर में ही ढकी थी। उसने धीरे से मेरे पास आकर मेरे माथे पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके साथ ही वो लड़की भी अपनी खूबसूरती समेटे धीरे धीरे कोहरे में तब्दील हो गई। पर उसकी खिलखिलाती हंसी अभी भी मेरे आसपास गूंज रही थी। मेरे माथे को छूने के बाद से मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मुझसे मानसिक तौर पर जुड़ चुकी है। मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंजती जा रही थी और मैं उसका पालन करता जा रहा था। सम्मोहित सा मैं वापस उसी कमरे की ओर जा रहा था जहां इंसानी खोपड़ियों का छोटा सा बाग था। उस बाग से गुजरते हुए मैं उन्हीं सीढ़ियों के मुहाने पर आ गया था जहां से वो लड़की पहले नीचे की ओर उतरी थी। कोहरा पहले से घना हो चुका था और शायद जिंदा भी। अपने काबू में ना होते हुए भी मुझे लग रहा था कि जैसे कई लोग उस कमरे में मौजूद हों। यह महसूस हो रहा था जैसे कई लोग एक साथ सांस ले रहे हैं। जैसे वह सिर्फ कोहरा नहीं, कई रूहें एक साथ तैर रही हैं, एक के बाद एक, बनते बिगड़ते वजूद। बिल्कुल पानी में बनती पल भर को रहने वाली छल्लों सी तरंगों की तरह।
ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था जो कि मैं जागते हुए जी रहा था। सीढ़ियां गोल सी थी, कुल 8 या 10 रही होंगी शायद, पर हर सीढ़ी उतरने में मुझे 1 मिनट लग रहा था। कुछ पल बाद मैं तहखाने में उतर चुका था। यहां रोशनी और तेज थी, कुछ गर्मी और काफी उमस थी। मैंने कोहरे के पार देखने की कोशिश की तो वहां एक बूढ़ा आदमी तहखाने की दूसरी ओर इशारा कर रहा था। पर ये तो वही आदमी था जो मेरी गाड़ी के सामने अचानक से आ खड़ा हुआ था। पर ये यहां कैसे था? उसकी बड़ी सी दाढ़ी और नीली आंखें, उसने भी वैसा ही पारदर्शी सफेद गाउन पहन रखा था। मैं एक टक उसे ही देख रहा था कि उसने सर्द आवाज में कहा, आगे आओ। मेरे पास बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, जैसे मेरे हाथों पैरों पर मेरा कोई बस ही नहीं रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोहरे के बने कई हाथ मुझे एक ओर धकेल रहे थे और मेरे कानों में कई लोगों के सांस लेने की आवाजें गूंज रही थी। कुछ आगे बढ़ने पर देखा तो वहां 5 अप्सराएं आंखें बंद कर किसी तरह की साधना कर रही थी। सामने एक छोटे से स्टूल पर बड़ी सी खोपड़ी पर लाल तिलक के साथ फूल चढ़ाए गए थे। यहां भी गुलाब की मदहोश कर देने वाली खुशबू फैली थी। बीच में बैठी साधिका एक चीते की खाल के आसन पर और बाकी 4 किसी तरह के लाल आसन पर बैठी थी। धूप, दीप, लोबान और सामने एक बड़े से हवन कुंड में जलती धूनी से वहां का माहौल काफी रहस्यमय लग रहा था। तहखाने के इस हिस्से में कोहरे का वजूद कुछ कम था। उस बूढ़े ने मुझे वहीं जमीन पर बैठने का इशारा किया और कुछ पल के लिए आंख मूंद वहीं खड़ा हो कोई प्रार्थना करने लगा। दिमाग पर पूरा वश ना होने के बावजूद मेरा डर सारी हदें पार कर गया था। लगभग 5 मिनट बाद उस बूढ़े ने एक छोटी सी घंटी वहीं पास से उठाई और धीरे से उसे 3 बार बजाया। सन्नाटे की उस मोटी दीवार को घंटी की पतली सी आवाज टकरा टकरा कर तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई चींटी हाथी पर काबू पाना चाहती हो। पर जब सन्नाटा ज्यादा हो तो हल्की सी आवाज भी काफी तेज सुनाई देती है। आवाज ने अपना काम किया और उन खूबसूरत अप्सराओं की आंखें धीरे से खुली। उस बूढ़े ने जमीन पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और मेरी ओर इशारा करते हुए बोला, निर्मल आ गए हैं देवी। मेरा मुंह कुछ बोलने के लिए खुला और खुला ही रह गया। मैं हैरान था कि उन्हें मेरा नाम कैसे मालूम। अभी मैं हैरान सा सोच ही रहा था कि देवी बोली, आपके पिताजी भले ही नाराज थे जब शरीर छोड़ा था, पर अब बहुत खुश हैं आपसे। मैं उनकी आत्मा से बात करती रहती हूं। आपको लेकर अब उनके मन में कोई शिकायत नहीं है। और जहां तक सवाल है आपका यहां होने का, तो आपको सावधानी से आपकी गाड़ी के साथ वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। पर आज की रात हमें आपकी जरूरत है। आज हमें एक शव साधना पूरी करनी है और उसके लिए हमें एक तरह के नक्षत्र और मुहूर्त में जन्मे आदमी की जरूरत थी। इसीलिए साधना के बल पर हमने आपको यहां तक बुला लिया है। शव यानी मुर्दे की साधना? मौत के डर से मेरी बर्फ सी जमी जुबान लड़खड़ा उठी। मैं अंदर तक कांप गया था। जी हां, शव यानी मुर्दे की मदद से की हुई साधना। दरअसल आप एक विशेष नक्षत्र में पैदा हुए हैं और हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुर्दे की जरूरत है। घबराइए नहीं, हमारे लिए ऐसा लगभग असंभव है कि मरने के बाद हमें बिल्कुल ठीक हालत में ऐसी लाश मिले कि जिस पर शव साधना हो सके। पर हमारे गुरु की कृपा से हमें आज आपके आने का पता लगा तो आपको
यहां ले आया गया। यहां जो कोहरा आप देख रहे हैं वो सिर्फ कोहरा नहीं, बल्कि हजारों रक्षक आत्माएं हैं जो हम जैसी साधिकाओं की रक्षा करती हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये किसी आम आदमी के लिए देखना संभव नहीं है जब तक कि हम किसी को इसकी इजाजत ना दें। पर मुझे मारकर शव साधना करने से आपको क्या मिलेगा? मेरा जीवन तो खत्म हो जाएगा। ऐसी सिद्धि से किसी को क्या लाभ? सिद्धि के क्या लाभ हैं, मैं कुछ मिनटों में आपको नहीं समझा सकती। और आज का वैज्ञानिक दिमाग हर बात को लॉजिक यानी तर्क के तराजू पर तौलता है। आदमी कुछ नया जानना तो चाहता है, पर उसे भी वो अपनी जानकारी की कसौटी पर ही तोलता है। आस्था की बातें लोगों को मिथ्या यानी गप लगती हैं। लोग बिना खोज किए बस खबरों की हेडलाइंस पढ़कर ज्ञान विज्ञान की बातों को नकार देते हैं। वाईफाई और ब्लूटूथ के माध्यम से डेटा का एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में जाना तो मान सकते हैं, पर एक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना नहीं समझ पाते। ईश्वर और अल्लाह के नाम पर इंसान शैतान तो बन सकता है, पर इंसान के लिए इंसान नहीं बन सकता। आप हैरान होंगे कि मैं आपके संसार की सब बातें कैसे जानती हूं। निर्मल जी, जो मानव शरीर का महत्व जानते हैं वही साधना के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं, और इसीलिए मानव जीवन और उसका शव भी बहुत कीमती है, और वो भी आपके जैसे मानव का। आप भी एक महान साधक रह चुके हैं, पर कोई व्यक्ति यदि सृष्टि के नियमों को समझना चाहता है तो उसे कठिन साधना करनी पड़ती है। ज्ञानगंज मठ की तरह ही हमारा ये छोटा सा साधना स्थल किसी आम आदमी के देखने के लिए नहीं है। आज यहां आपके शव पर साधना भी होगी और आप यहां से जीवित भी लौटेंगे। ऊपर आपने जो भी देखा और महसूस किया वो सब आपके अपने मन के भाव ही थे, जो यहां आपके सामने उस लड़की के रूप में आ रहे थे। वो दिख तो आपके मनचाहे रूप में रही थी, पर हुक्म हमारा मान रही थी। हो सकता है कि आपकी जगह कोई और औरत होती तो शायद उसे कोई मर्द दिखाई देता। कई बार आदमी का दिमाग उसे इस तरह की चीजें दिखाता है कि वो असली नकली में फर्क नहीं कर पाता। वो ये नहीं जान पाता कि वो सपना देख रहा है या हकीकत। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं अब भी सपना देख रहा हूं या असल में मेरे साथ ये सब हो रहा है। ये कैसे होगा कि आप मेरी लाश पर पूजा भी करेंगी और मैं जिंदा भी रहूंगा? निर्मल जी, आपकी आत्मा को कुछ देर आपके शरीर से निकालकर यहां कोहरे के रूप में घूम रही आत्माओं के साथ भेज दिया जाएगा। आप बिना मृत्यु को प्राप्त हुए कुछ देर ऐसे अनुभव करेंगे जो इस शरीर में रहकर संभव नहीं है। हो सकता है आप कई ऐसी शक्तियों और रूहों और जिन्नों के आमने सामने हो जाएं, पर आप घबराइएगा नहीं। आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हम अघोरी साध्वियां हैं, पर अपनी साधना को गुप्त रखने के लिए हम शमशान में नहीं जा सकती। ये एक अलग तरह की साधना है जिसके लिए हमें जिंदा मुर्दा चाहिए। वैसे भी शव साधना के बाद मुर्दा खुद बात करता है, बोलता है, सवालों के जवाब देता है, पर उसके लिए साधक की काफी शक्ति खर्च हो जाती है। पर आपके साथ वो समस्या नहीं होगी। हमें साधना के लिए बस आपके प्राण रोक कर रखने हैं, आपकी आत्मा को सुरक्षित रखना है। साधना पूर्ण होते ही आपकी आत्मा को आपके शरीर में वापस भेज दिया जाएगा। एक बात और ध्यान रहे कि इस साधना के दौरान हम में से किसी साधिका ने कुछ नहीं पहना होगा। हमें सब कपड़े उतार कर ये साधना करनी होगी, क्योंकि ये शव साधना का नियम है। साधना के दौरान यहां कोई भी आत्मा किसी भी रूप में नहीं आ सकती, इसीलिए आप साधना करते हुए हमें नहीं देख पाएंगे। आज अमावस की रात है, इसलिए ये साधना हमें आज ही पूरी करनी है। हम चाहेंगे कि आप हमें इसके लिए खुशी से इजाजत दें, ताकि हम
मानव कल्याण के लिए इस साधना को पूरा कर पाए। इसके साथ ही बाकी साधिकाओं की आंखें भी खुली और उन सब ने हाथ जोड़ मुझे नमस्कार किया। शायद ये उस माहौल का ही असर था कि मैं उनकी इस अघोर तपस्या में उनका साथ देने को ना नहीं कह पाया। उनके इतना सुंदर होने के बाद भी अब मेरे मन से वासना के भाव गायब हो गए थे और उसकी जगह श्रद्धा ने ले ली थी। जवाब में मैंने भी हाथ जोड़कर उन्हें इजाजत दे दी कि मेरे शरीर का इस्तेमाल शव साधना के लिए कर लिया जाए और बाकी सब मैंने ऊपर वाले पर छोड़ दिया। शव साधना के लिए पहले मुर्दे को नहलाया जाता है, पर क्योंकि मैं जिंदा था इसीलिए मेरे नहाने का इंतजाम किया गया। नहाने के बाद मुझे सिर्फ एक लाल अंगोछा ओढ़ने को दिया गया। पहले जितनी तो नहीं, पर अभी भी काफी ठंड लग रही थी। मैं ठिठुरता हुआ उसी बूढ़े आदमी के पीछे पीछे वहां पहुंच गया जहां साधना की जानी थी। सारी साधिकाएं नहाकर साधना के लिए तैयार थीं और अभी सब ने लाल चोगे पहन रखे थे। पूरा वातावरण काफी रहस्यमय लग रहा था। कोहरे की चादर ने अभी भी काफी कुछ ढक रखा था। वहां गुलाब के फूलों वाली 11 खोपड़ियां लाकर रखी गई थी। साथ ही कुछ और हड्डियां भी लाल रंग का टीका लगाकर रखी गई थी। एक काले से बड़े कमंडल में खून भरा हुआ था जिसमें एक बड़ी सी हड्डी से बनी चम्मच भी रखी थी। एक और बर्तन में राख सी भरी हुई थी। मुझ पर इत्र का लेप किया गया और मेरे पेट पर एक यंत्र बनाया गया। मेरे गले में एक रुद्राक्ष की और गुलाब की माला डाल दी गई। इसके बाद मुझे नीचे बिछे गुलाब के फूलों की चादर पर लेटा दिया गया और लाल सिंदूर से कोई मंत्र बोलते हुए मेरे चारों ओर एक घेरा बना दिया गया। साध्वी बोली, निर्मल जी, आज की रात पूरा शमशान यहां आएगा। आज की रात आपको शरीर के बिना ही बितानी होगी। आप कहें तो हम अपनी साधना शुरू करें। इसके साथ ही उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मुझे लगा कि मैं गहरी नींद में जा रहा हूं। इसके कुछ पल बाद ही मैंने खुद को उस तहखाने की छत के पास तैरता पाया। नीचे मेरा शरीर शांत पड़ा था। हजारों आत्माओं की तरह मैं भी तैरते हुए कोहरे का एक हिस्सा बन चुका था, पर अब मैं शरीर से आजाद था। कुछ पल तो मुझे लगा जैसे मैं नीचे गिर जाऊंगा, पर धीरे धीरे मैंने खुद को उन्हीं आत्माओं की तरह ढाल लिया। तहखाने में साधिका के हाथों से एक ताली की आवाज गूंजी और मेरी आत्मा यानी चेतना किसी नए लोक या नए आयाम में पहुंच चुकी थी। कभी लगता जैसे मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूं, तो कभी धरती के किसी हिस्से के पार, कभी अपने घर के ऊपर, तो कभी किसी कब्रिस्तान में या श्मशान में। देश विदेश पलक झपकते ही मेरी आत्मा मन की गति से चल रही थी। काफी देर भटकने के बाद मैं हिमालय के पास किसी पहाड़ पर अमावस की काली रात में तैर रहा था। मैंने कई योगियों और साधकों को तपस्या में लीन बैठे देखा। कई रोती बिलखती आत्माएं देखी। इसी दौरान एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल सी दिखने वाली औरत घनी काली रात में मेरे पास आकर हवा में खड़ी हो गई। उसके पास से भयंकर बदबू आ रही थी। शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा सुगंध और दुर्गंध यानी खुशबू और बदबू में पहचान कर सकती है, ये मुझे तभी पता चला। उसके मुंह से किसी झरने की तरह लगातार खून टपक रहा था। वह गुर्राती हुई लगातार मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। झूठा मुर्दा, झूठी मौत, बोल यहां क्यों भटक रहा है? मेरी खूनी आंखों में तेरा होना खटक रहा है। घोर आत्मा में होने के बाद भी मैं कांप रहा था। अंधेरे दरवाजों के
पीछे मैं ले जाऊंगी। मौत असल क्या होती है मैं तुझको बतलाऊंगी। तेरे इस सन्नाटे से मैं क्या डरने वाली हूं? ऐरी गहरी चुड़ैल नहीं, जान ले मैं कंकाली हूं। और इसके साथ ही उसने मेरी आत्मा के रूप का गला दबाना शुरू कर दिया। एक बार फिर मुझे लगा जैसे मैं गहरी नींद में जा रहा हूं, पर उसी पल वहां एक प्रेत प्रकट हुआ, जिसे देख कंकाली मुझे छोड़ भयानक हंसी हंसते हुए पीछे चली गई। पर अब भी कुछ दूरी से वो मुझे भयानक आंखों से घूर रही थी। उस रात मुझे इसी तरह के कई अनुभव हुए, पर उस रक्षक प्रेत के मेरे साथ होने से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। सुबह पौ फटने से पहले ही मुझ पर एक बार फिर से बेहोशी सी छाने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ मेरी बेहोशी टूटी तो मैं अपनी गाड़ी में सही सलामत बैठा था। हैरान सा मैं गाड़ी के बाहर निकला, पर खड़ा ना हो पाने की वजह से नीचे गिर पड़ा। शायद काफी घंटे शरीर से बाहर रहने की वजह से मेरी चेतना मेरे शरीर से तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। कुछ मिनट लगे मुझे संभलने में। गाड़ी देखी तो वो एकदम ठीक थी और अब वहां पुलिस की कोई गाड़ी नहीं थी। मेरा सर चकरा रहा था। हिम्मत कर मैं वापस गाड़ी में आकर बैठा तो साथ वाली सीट पर एक रुद्राक्ष की माला रखी थी और मेरे बदन से अभी भी गुलाबों की तेज खुशबू आ रही थी। मैंने गाड़ी के बाहर देखा तो अब वहां कोई रास्ता नहीं था, पर वो बूढ़ा दूर हवा में खड़ा हाथ हिला रहा था। कुछ ही पल में वो धीरे धीरे वहां फैले कोहरे में कहीं गायब हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मजा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।